नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आजादी के सपनों के संग जिन्होंने दिया बलिदान है, जर्रा जर्रा मां भारती का करता उनको शत शत सलाम है। खून का कतरा कतरा जिनका बोला आजादी, उन मत वालों को आजाद हिंदुस्तान करता है प्रणाम। जो चेहरे जो अंग्रेजों की आंखों में शूल बने, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सीने पर खाई गोली मगर अंग्रेजी बोली मंजूर ना की। उन भारत माँ के सपूतों को बच्चा बच्चा बोल रहा है, तुम हो आजादी के मतवालो, तुम हो फ्रीडम फाइटर। उसे ये फिक्र है हरदम, नई तर्जे जफा क्या है। हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। ये अल्फाज है 24 साल के भगत सिंह के, आज़ादी के ऐसे परवाने के अल्फाज जिसने पूरे भारत की आवाम की सोच को बदल दिया, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नया अंजाम, एक नया रास्ता दिया। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे नहीं डरते। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। ये एक बच्चे की मासूम सोच नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणभेरी थी। नन्हे भगत सिंह ने मानो धरती पर जन्म लेते ही भारत माँ के दर्द को भांप लिया था। नन्हा बालक भगत सिंह ऐसे परिवार में जन्मा था जिसमें क्रांतिकारी सोच तो पूरे परिवार की सोच में ही थी। इस दौरान भगत सिंह अपने चाचा अजीत सिंह की क्रांतिकारी खिताबों को पढ़कर बड़े हो रहे थे। उनके पिता भी बड़े राष्ट्रभक्त थे और देश के लिए बलिदान तो पूरे परिवार ने ही दे दिया। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब में हुआ था। ये वो दौर था जब वहां किसानों पर अंग्रेजी दमन अपने चरम पर था। उस समय किसानों पर अंग्रेजों ने लगाम के नाम पर मानो कड़ी सजा दे रखी थी। भगत सिंह करीब 12 साल के हुए जब उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिली। इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। भगत सिंह की उम्र 14 साल भी पूरी नहीं हुई थी जब उन्होंने पंजाब के क्रांतिकारी संगठनों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। वो कई संगठनों के साथ बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लेने लग गए। इसके बाद 1923 में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करने पहुंच गए। इस दौरान वो पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कर पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले।
हम सो गए। साल 1922 जब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बेहद निराश हुए। इसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वो इस संघर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही आजादी दिलाने का एकमात्र रास्ता है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। इसके बाद भगत सिंह कानपुर के लिए निकल गए। वहां वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। इसके बाद मानो भगत सिंह को क्रांति के लिए एक नई दिशा मिल गई। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने ज्यादा उद्ग्रहित हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और इसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। ये वही समय था जब सुखदेव और राजगुरु का आजाद के आवास पर ही भगत सिंह से मिलना हुआ। इसके बाद तो मानो तीनों की दोस्ती और अन्य क्रांतिकारियों का सहयोग ऐसा परवान चढ़ा कि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों से बेहद खौफ खाने लग गए। इसी दौरान लालाजी की मौत का बदला लेने का फैसला हुआ। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार गिराया। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने ब्रिटिश भारत की सेंट्रल असेंबली के सभागार भवन में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। अंततः उन्हें भागने से मना कर दिया। कुछ ही देर के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अनेक किताब और पत्र लिखे। इसमें उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिसे उनके विरोधी उठाया करते थे। करीब 326 विभिन्न भाषाओं में किताब लिखकर उनसे जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद आई वो तारीख 23 मार्च 1931, जब शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये वो आखिरी समय था जब तीनों यार ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और गले लगाए। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मृत शरीर के टुकड़े किए, उन्हें बोरियों में भर दिया और फिरोजपुर के पास मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए। लोगों में क्रांति की ऐसी अलग जगा गए कि लोग खुद आगे चलकर अंग्रेजों के दमन का विरोध करने लगे और 18 साल में ये आग आखिरकार अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर गई। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हो गया। आजादी के रंग में रंग दी जिसने भारत की हर जवानी थी, आजाद हवा में महके आजादी के इस मतवाली की। सर पर कफन, मौत की मुस्कान, यही पहचान है उस फौलादी की।
फ्रीडम फाइटर की कड़ी आपको सुनाते हैं कहानी अब चंद्रशेखर आजाद की। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पिन ड्राइव को रेप की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में जन्मा एक बालक चंद्रशेखर तिवारी। उनके चेहरे पर तेज और ओजस्व मानो कम उम्र में ही उनके शौर्य का गुणगान करने लग गया हो। चंद्रशेखर बचपन से ही पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, लेकिन मजबूत शरीर होने के कारण उन्हें मलखम और तीरंदाजी का बेहद शौक था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता खुद ही चुन लेती है। तो बस नीरस जिंदगी से उब चुके चंद्रशेखर अब अपना मन कहीं दूर जाने का बना चुके थे और पिता पंडित सीताराम तिवारी तथा माँ जगरानी देवी से इस बात का जिक्र भी कर बैठे, लेकिन उनके माता पिता उन्हें खुद से दूर जाने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन चंद्रशेखर तो ठान ही चुके थे और 14 वर्ष की उम्र में निकल पड़े देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। यहाँ वे एक जहाज में पेंटर का काम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एक ही सवाल उन्हें परेशान करने लगा और ये सवाल था, पेट ही पालना है तो क्या गांव भावरा बुरा था? उन दिनों चंद्रशेखर आजादी के आंदोलन को थोड़ा थोड़ा समझने लग गए थे। अखबारों पत्रिकाओं से इस आंदोलन की जानकारी से पूर्ण हो रहे थे। किसी बीच उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जाने का आदेश दे दिया था। काशी उन दिनों शिक्षा के केंद्र के साथ आजादी के आंदोलन का केंद्र भी बना हुआ था। आजादी का आंदोलन काशी में उमड़ने लग गया था। चंद्रशेखर संस्कृत कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ था। उसी समय अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर भी अन्य छात्रों की भांति सड़कों पर उतर आए और पहली बार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उस समय सभी को अदालत में भी पेश किया गया। चंद्रशेखर की उम्र सबसे कम होने के कारण उन्हें अदालत से 15 कोड़ों की सजा भी मिली। फिर क्या, चंद्रशेखर को निर्वस्त्र किया गया और बैत की टिकड़ी से बांधकर उनकी पीठ को कोड़ों से छलनी कर दिया गया। जैसे जैसे बैत उन पर पड़ते वो चिल्ला उठता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इसी के बाद चंद्रशेखर ने ठान लिया कि वे कभी जिंदगी में पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ेंगे और तभी से उनका नाम पड़ गया आजाद। और इसके बाद आजाद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी के गठित किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और बहुत जल्द युवाओं के आदर्श बन गए। ऐसे में जब अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता की हद से पार होने लगी तो वे सशस्त्र क्रांति की सोच को लेकर आगे बढ़ने लगे। ये पहली बार था जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं पकड़ सके, पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया। बिस्मिल की मौत के बाद तो ऐसा लगा कि संगठन टूट सा गया है, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब आजाद से मिले तो संगठन फिर से मजबूत हो गया। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में साइमन कमीशन का विरोध पूरे चरम पर था। लाला लाजपत राय इसका विरोध करने के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन इन धरने के खिलाफ जब अंग्रेज बर्बरता पर उतर आए तो इसमें लाला लाजपत राय जख्मी हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान हम सभी को छोड़कर चले गए। ऐसे में क्रांतिकारियों को लाला जी की मौत का गहरा सदमा लगा। आजाद ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया और 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स ने अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकलना चाहा, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स के माथे पर लगी
और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। और इसके बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर 5 से 6 गोलियां दागी और गोलियों को दागकर सैंडर्स को बिल्कुल ठंडा कर दिया। इस हत्याकांड के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए और ऐलान कर दिया गया कि लालाजी की मौत का बदला ले लिया गया है। 1929 से 1931 के बीच शहादत का एक ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया। इधर एक दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने एक मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे कि किसी मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजी सैनिक बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और पार्क को घेरकर भयंकर गोलियां बरसाने लगे। आजाद बराबर से अंग्रेजों की उन गोलियों का जवाब देते रहे, अपने अचूक निशाने से अंग्रेजों को घायल करते रहे, लेकिन अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तब भी उन्होंने अंग्रेजों के हत्थे चढ़ना स्वीकार नहीं किया और आखिरी गोली खुद को मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। खैर, आजाद अपने प्रण के मुताबिक आखिरी सांस तक लड़े और जीते जी उन्हें कोई अंग्रेज हाथ ना लगा सके। वो कभी अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण ना करे और सच में वो आजाद रहे और आजाद कहलाए भी। हम शहादत की हद से गुजर के चले, है वतन सब तेरे नाम करके चले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां, किस्से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हमारे इस खास सफर की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश का राष्ट्रीय नारा बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे से और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से देश को आजाद कराने की लड़ाई में लाखों लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। वे एक ऐसे वीर सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए आमने सामने की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजाद हिंद फौज का ये गीत आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरणा देता था। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों के अंदर सुभाष चंद्र बोस का खौफ इसलिए था कि क्योंकि गांधी जी के बाद वे दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनके एक आह्वान पर पूरा देश आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। अंग्रेज जानते थे कि बोस देश की आजादी भीख में मांगने वालों में से नहीं बल्कि छीनने वालों में से थे। दरअसल बोस सिविल सेवा की नौकरी करते हुए कोलकाता की स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से काफी प्रेरित हुए और इसके बाद उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेने का निर्णय किया। उस समय सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह पर उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी ने उन्हें दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की और कोलकाता में सभी रास्तों के नाम बदलकर भारतीय कर दिए गए। बहुत जल्द ही सुभाष देश के युवाओं में प्रसिद्ध हो गए। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब सुभाष ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद नेताजी कांग्रेस में कई सालों तक काम करते रहे, लेकिन जब भगत सिंह को जेल से निकलवाने में उस समय के बड़े नेता नाकाम रहे तो सुभाष इससे नाराज हो गए और उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया।
इसके बाद सुभाष विभिन्न आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गए और जेल में रहते हुए कई याचनाओं का सामना किया, लेकिन सुभाष कभी हार नहीं मानी और फिर दुश्मनों के दुश्मनों से हाथ मिलाकर क्रांति का नया बिगुल फूंक दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं को जोड़ अंग्रेजों को धूल चटा दी। दरअसल नेताजी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों ने लोगों को आंदोलन के लिए आगे बढ़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। इनमें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो के नारे से लोग बहुत प्रभावित हुए और आंदोलन ऐसे चरम पर आया कि अंग्रेजी हुकूमत बॉस के नेतृत्व से खौफ खाने लग गई। इन्हीं की बदौलत देश में 29 दिसंबर 1943 वो दिन था जब पोर्ट ब्लेयर में सुभाष आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री बने और अगले दिन यानी 30 दिसंबर को पहली बार पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया गया। लेकिन इन सब के इतर इस सेनानी की एक दास्तां ऐसी भी है कि इनकी मौत के कारण को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की ऐसी छवि जो ना तो फिर कभी देखी गई और ना ही किसी ने फिर कभी सोची होगी। आजादी के बाद भारत के लिए जो सपना देखा जा रहा है वो शायद नामुमकिन होता यदि सरदार पटेल ना होते। महान सम्राटों से लेकर विदेशी आतताइयों तक, विस्तारवाद से लेकर साम्राज्यवाद तक इस देश ने सब कुछ झेला और देखा, लेकिन एक सरदार ने कुछ महीनों में वो कर दिखाया जो सदियों तक न हो पाता। आजाद भारत के बाद जो सपना देखा जा रहा था वो इतने टुकड़ों में बटा था कि उसे एक कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन एक सरदार ऐसा था जिसने वो सब कर दिखाया। 1 अगस्त की वो सुबह जब हल्की हल्की बूंदें अजीब सा रोमांच लिए एक लय एक सुर में मुझे भिगोने की पूरी कोशिश कर रही थी, और उधर दिल्ली में सरदार पटेल रियासतों रजवाड़ों में बिखरे भारत के एक एक हिस्से को जोड़ने में दिन रात पूरी शिद्दत से जुटे थे। इसी जी तोड़ मेहनत का नतीजा था कि मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर जैसी रियासतें करारनामा कर चुकी थी कि वे 15 अगस्त को तिरंगे के साथ आजादी का जश्न मनाएंगी। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी प्रमुख रियासतें अभी तक असमंजस में थी। पटेल अभी ने भारत का हिस्सा बनाने के लिए रोज रणनीतियां बना रहे थे। इस बीच पाकिस्तान के इलाके में आई रियासतों को एक करने में जिन्ना के पसीने छूट रहे थे। अम्ब, दिर, चित्राल, बलूचिस्तान, बहावलपुर जैसी कई रियासतें थी जिन्होंने जिन्ना से कह तो दिया कि वे पाकिस्तान के साथ आएंगी, लेकिन कोई करार करने को तैयार नहीं थी। उस वक्त जिन्ना को इस बात का बेहद अफसोस था कि उनके पास पटेल जैसा कोई साथी नहीं है जिसे हर बाजी को पलटने में महारत हासिल हो। वहीं देश में बंटवारे की आग से उठी लपटें हर दिन और ऊंची होती जा रही थी। लखनऊ से लेकर पुणे तक कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया था। देश भर में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन पटेल के इरादे मजबूत थे। उन्होंने देश को एकजुट करने का जो मन बना रखा था उसे पूरा करने के लिए वो संघर्षरत थे। इस समय उनके सामने चुनौती थी जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों को भारत में एकजुट करने की, लेकिन सरदार के मजबूत इरादों के आगे हर हट को झुकना पड़ा और अंत में भारत एकजुट हुआ। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।